हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आपके लिए आज स्पेशल आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यह दंतुरित मुस्कान। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर वाइज जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्प प्रश्न है मैं आपके लिए इजीली कराऊंगा। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके लिए एग्जाम में हर एक नंबर को, चाहे 1-2 नंबर, हर एक चैप्टर से आपको पक्के कराने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ। ओके, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर मेरा क्या है? यह दंतुरित मुस्कान और फसल। जिनके लेखक कौन है? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि आप कैसे हर एक चैप्टर के लेखक जो हैं, कवि है, उनका नाम कैसे याद रखेंगे, और मैंने ये भली भांति करवाया है। मे भी आपको याद होगा। तो आज का जो चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान या फसल, इनके लेखक हैं नागार्जुन। इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे मैं आपके साथ एंड तक हर एक चैप्टर को सॉल्व कर दूंगा और आप इजीली 2-4 नंबर पक्के कर लोगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि यह पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है? पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए पे है बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए, बी बच्चों के आगमन से पत्थर पिघल गए, या सी बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया, और डी बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ है। आपको क्या करना है कि सभी जो आंसर दिए हुए हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, वो उसको बढ़िया से पढ़ना है और फिर आपको देखना है कि जल बन गया होगा कठिन पाषाण पिघलकर, इसमें से कौन सा आपका जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। बच्चे के आगमन से पहाड़ तो पिघलेगा नहीं, बच्चे के आगमन से पत्थर तो पिघलेगा नहीं, बच्चे के आगमन से सबको हर्ष तो हुआ होगा, लेकिन कविता के अनुसार बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया होगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा कि बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ, जब आप कहीं भी बाहर से आते हो और आपके घर में छोटा बच्चा होता और आपको इससे पहले वो जानता नहीं हो, देखा नहीं हो, तो फिर क्या होगा? उस बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा बताइए। ऑप्शंस नंबर 1 में दिया हुआ है कि बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया। ऑप्शन ए बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं हुआ था, या कवि के बच्चे के जन्म के पहली बार घर पहुंचा था। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मे भी बच्चा उनको पहली बार देख रहा होगा, दूसरा बच्चे को उनसे कोई परिचय नहीं था, और तीसरा कवि ने बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था। तो सीधी सी बात है कि ये सारे ऑप्शंस तो सही होंगे, इसीलिए जो है इनको बच्चा जो है क्या, हाँ, कवि को पहचान नहीं पा रहे थे। अर्थात जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। कवि ने किसे धन्य माना है? स्वयं को, बच्चे की मां को, बच्चे को, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, कवि ने किसे धन्य माना है? स्वयं को, बच्चे की मां को, बच्चे को, या इनमें से कोई नहीं? कवि ने जो है बच्चे की मां को धन्य माना है, क्योंकि एक बच्चे को जन्मने से लेकर उनकी परवरिश तक का सारा ध्यान एक मां ही रखती है। मां शब्द का अर्थ अगर ऐसे बता दिया जाए तो कोई इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही खुद में एक छोटा सा वर्ड होकर के पूरा दुनिया समाया हुआ है। अर्थात कवि ने जिसे धन्य माना है वो बच्चे की मां है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे की मां। चलिए अगला देखते हैं।
कवि ने अपने आप को क्या कहा है? कवि ने अपने आप को क्या कहा है? चिरप्रवासी, अभागा, कठोर हृदय, बेरहम। अब देखिए यहां पर चिरप्रवासी का अर्थ होता है कि वो बाहर रहने वाला, बहुत दिन, जैसे हम लोग क्या होता है ना, प्रवास, यानी बाहर में काम करने वाला, बहुत दिनों तक बाहर में रहने वाला। अभागा, कठोर हृदय वाला, बेरहम, ये सब तो देखिए होगा नहीं, बेरहम तो होगा नहीं, किसी भी बच्चे का बाप बेरहम नहीं होता। कठोर हृदय तो होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे का जो मुस्कान देखकर ही अलग खुशी होती है कि नहीं। अभागा तो वो होगा नहीं, अब क्या अभागा जब उनका अपना बच्चा हो गया, है कि नहीं। चिर प्रवासी, क्यों? क्योंकि वो बाहर रहते हमेशा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिर प्रवासी। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? चिर प्रवासी। चलिए अगला देखते हैं। इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हर एक कविता में, हर एक काव्यांश में, हर एक पद में क्या होता है कि उसका एक रस होता है, गुण होता है कि नहीं। इस प्रकार से इसमें क्या पूछा गया है कि इनकी शब्द शक्ति, किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए यहां पर है व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, इनमें से कोई नहीं। व्यंजना इसमें होगा नहीं, लक्षणा इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें, इस कविता में क्या है कि बच्चे के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया कि क्या खुशी होती है, क्या नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा। इनमें से कोई होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा। चलिए अगला, दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनके डिटेल में पढ़े होंगे तो है कुछ अलग, लेकिन यहां पर मिलेगा कुछ अलग। अब बताओ कैसे? दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा या दंतुरित मुस्कान के लेखक कौन है? नागार्जुन। अब नागार्जुन जो थे वो मैथिली से बिलोंग करते थे। अब यहां पर बात होता है कि कविता की भाषा शैली जो है वो कैसी है। तो आप क्या करोगे? मैथिली से बिलोंग करता तो मैथिली को मार दोगे, मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको जानना होगा, उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़नी होगी, तब समझ में आएगा। लेकिन जो दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखी गई है, ठीक है, न ब्रज भाषा में होगा, न अवधी भाषा में होगा, न मैथिली में होगा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और आपको मैं डिटेल क्लास में बता दूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। चलिए, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? आपने अगर फसल कविता पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि फसल कविता में विशेष रूप से किसके बारे में कहा गया है। पहला ऑप्शन है फसल के पैदा होने के, दूसरा लोगों के परिश्रम के, और मिट्टी की विभिन्नता के, या उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? बताओ आप लोग, किसके बारे में? यहां पे बात की है सभी के बारे में। क्यों? क्योंकि जो कविताएं लिखी जाती है उसके अर्थ, उनके शब्द कुछ अलग होते हैं। आपको सीधी तौर पर वो कविताएं समझ में नहीं आएगा कि इनका अर्थ क्या होता है। देखने में तो एक सरल कविता की ओर लगता है, लेकिन उसका भाव कुछ अलग होता है ना। उनमें एक निहित पूरा विचार समाया हुआ रहता है। तो यहां पर आपको इस दंतुरित मुस्कान में, ये सॉरी फसल में, फसल के पैदा होने के बारे में भी मिल जाएगा, लोगों के परिश्रम की ओर भी दर्शाया गया है, और मिट्टी की विभिन्नता की ओर भी दर्शाया गया है। तो जब यहाँ पर सारे का सारा दर्शाया गया है और यहाँ डी आंसर जो डी है उपयुक्त सभी दिया गया है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। चलिए, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? रासायनिक खाद, सरकार का अनुदान, नदियों के पानी, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, यहां फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है?
रासायनिक खाद, सरकार का अनुदान, नदियों के पानी, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक खाद होगा नहीं, सरकार के अनुदान से कोई मतलब है नहीं, जो एकमात्र यहां पर है नदियों के पानी, है ना। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नदियों का जल, पानी। सी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, होगा ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए, नदियों के पानी की, करोड़ों हाथों के स्पर्श की, मिट्टी के गुणधर्म की, और सूरज की किरणों की। तो फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? बताइए। फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? नदियों के पानी की, करोड़ों हाथों के स्पर्श की, मिट्टी के गुणधर्म की, और सूरज की किरणों की। यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि भाई पढ़ा तो सारा है कि नदियों का पानी भी, करोड़ों हाथों के स्पर्श भी उसमें उल्लेख है, मिट्टी के गुणधर्म की भी उल्लेख है, लेकिन यहां पर गरिमा की बात हो रही है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरज की किरणों की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरज की किरणों की। चलिए, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? संदली मिट्टी से कवि का आशय क्या है? चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी से, चूल्हा लिपने के काम आने वाले मिट्टी से, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का, या पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी का। संदली मिट्टी का अर्थ होता है क्या? संदली मिट्टी का अर्थ होता है सीधी तौर पर चंदन, चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी का। ठीक है, चंदन रूपी जो मिट्टी है उसमें एक अलग सुगंध होता है, अर्थात जो संदली मिट्टी का यहाँ तात्पर्य है, आशय है, वो चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी का ही होगा। ओके, आपका चूल्हा लिपने वाला मिट्टी होगा नहीं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होगा नहीं, पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी होगा नहीं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? संदली मिट्टी का आशय क्या होगा? चंदन वर्णित सुगंधित मिट्टी से। फसल को थिरकना कौन सिखाती है? यहां पर आपने मे बी 8 या 7 क्लास में हवा हूं मैं हवा हूं बसंती हवा हूं अगर पढ़ा होगा तो उसमें वर्णित होगा कि फसल को थिरकाने वाला एकमात्र, समझ गए? चलिए, तो यहां पर फसल को थिरकाने के लिए न सूरज की किरणें की आवश्यकता है, न किसानों के संगठित हाथ की आवश्यकता है, और न पानी की आवश्यकता है। हमें हवा की आवश्यकता है। हवा हूं मैं हवा हूं बसंती हवा हूं, है ना। तो फसल को थिरकाता है कौन? हवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फसल किसका रूपांतर है? नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, रासायनिक खाद का, या सूर्य की किरणों का। अब देखिए यहां पर बात हो रही है, वहां पे क्या बात था? गरिमा की बात की हमने, और यहां पर किसका बात हो रही है? रूपांतर की, है ना। रूपांतर की बात हो रही है, और वहां पे क्या था? वहां पे था गरिमा। गरिमा में सूर्य, रूपांतर में नदियों के। ठीक है, चलिए राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नदियों के। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? देखिए पहला ऑप्शन, मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल, प्रकृति के जादुई सहयोग का फल, दोनों कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस ऑप्शंस को बढ़िया से पढ़िए। पहले मैंने क्या कहा कि जो फसल कविता है उसके भाव अलग हैं और उनके अर्थ अलग हैं, आपको बशर्ते समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक छोटे से कविता में बहुत कुछ कहा जाता है कवि, बस उनके भाव को समझना है। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल है, वो तो है ही। प्रकृति के जादुई सहयोग का फल है, वो तो है ही, बिना प्रकृति के कुछ संभव नहीं।
दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, तो भाई दोनों कथन सत्य है। डी, इनमें से कोई होगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कवि का जो है वास्तविक नाम क्या था। चलिए मैं बता देता हूं। यहां पर ऑप्शंस में है श्रीपति मिश्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, सी मंडन मिश्र और वैद्यनाथ मिश्र। यहाँ जो कवि है नागार्जुन, इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम अगर बोला जाए तो मेरे वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। ठीक है ना, ये होगा ना ये ना ये। राइट आंसर डी, क्या होगा? वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगला। कवि नागार्जुन मैथिली में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो, ये बहुत ही वीवीआई और 100% ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? देखिए यहां पर मैथिली है, मैथिली में वह यात्री में, और यहां पर जो उनका नाम है वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, मंडन मिश्र होगा नहीं, पथिक होगा नहीं। जो मैथिली में किस नाम से, जिस समय वो मैथिली में रचना कर रहे थे उस समय वो नागार्जुन ना लिखते थे और न ही वैद्यनाथ मिश्र लिखते थे। मैथिली में अगर कोई लिखता था तो उस समय वो लिखते थे यात्री। क्या लिखते थे? यात्री। जैसे किसी ने कुछ कहा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, तो उसके नीचे कथन में क्या हो जाता कि किसने कहा, तो क्या हो जाता, उन्होंने एक लिखित दिया या फिर बताया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, उसके नीचे। तो उसी प्रकार से जब मैथिली में कविता लिखते थे कौन? नागार्जुन। तो जब मैथिली में नागार्जुन कविता लिखते थे उस समय वो लिखते थे यात्री नीचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हर एक चैप्टर का जो लेखक है, जो कवि है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए, ताकि आप उनके बारे में भी थोड़ा सा जीवनी पढ़ो, जानो कि कहाँ जन्मे, क्या किए, शिक्षा दीक्षा कहाँ ली, इनके गुरु कौन थे, ये सभी जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप कुछ नंबर बना पाओगे बढ़िया से। जहाँ से पूछे, चाहे लेखक से पूछे चाहे कविता से पूछे, आप अच्छा नंबर ला सकते हो पढ़ के। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है सन 1911 में, सन 1887 में, सन 1897 में और सन 1915 में। बताइए क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं। राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, सन 1911 में। ठीक है, नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। अब ये कहाँ हुआ? बिहार के, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बिहार के दरभंगा में, है ना, बिहार के दरभंगा में। मे भी गांव का नाम शायद नौलखा या कुछ ऐसे ही होगा। हाँ, नौलखा गांव, ये नौलखा गांव से, है ना। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा में एक गांव था नौलखा गांव, उसमें हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना आपको कि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लो। ठीक है, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? वे समुद्र यात्रा कर आए थे, वे सन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उपयुक्त सभी कारण सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कि जब मैथिली समाज, जब आप नागार्जुन का
कविता पढ़ रहे होंगे, दंतुरित मुस्कान पढ़ रहे होंगे, फसल पढ़ रहे होंगे, या फिर मैथिली समाज में क्या होता है, बोला जाता है कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते, है ना। अगर आप समुद्र पार कर लिए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा मान्यता था, रूढ़िवादी धारणा थी उस समय। तो जो नागा अर्जुन थे वे समुद्र यात्रा करके आए थे, वे सन्यास भ्रष्ट थे। उन्होंने क्या किया, बाद में बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। जब सारा आंसर राइट है और ऑप्शन डी आपको नजर आ रहा है कि उपयुक्त सभी कारण सत्य है, तो राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? देखिए ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह का नहीं है टैग वाला क्वेश्चन दिखे, ठीक है, क्या है कि नहीं है, इस तरह का टैग वाला क्वेश्चन अगर दिखे तो समझ जाना कि बाकी जो होगा मे भी वो नागा अर्जुन का ही होगा, या एक दो गिना चुना में भी नहीं हो सकता है। अब देख लो, जो युग धरा है ये नागा अर्जुन जी का ही है। भस्मांकुर, रत्नगर्भा ये भी नागा अर्जुन जी के हैं। भस्मांकुर शायद में निराला, हाँ निराला जी के हैं, है ना। तो यहां से जो नहीं है, सॉरी, राम शक्ति ये वाला निराला जी का होगा, ठीक है। ये भी होगा नागार्जुन, सभी नागार्जुन का है, सिर्फ एक जो है राम की शक्ति पूजा ये निराला जी का है, ठीक है। तो यहां तो वही पूछ रहा है कि नागार्जुन की रचना इनमें से कौन नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, अर्थात राम की शक्ति पूजा, यानी बी इज राइट आंसर नहीं है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए, यहां 3 हो गया है, चलिए ये ए होगा। प्रगतिशील जनवादी कवि, प्रगतिवादी, छायावादी और रहस्यवादी। मेरे प्यारे बच्चों, नागा अर्जुन को जो है प्रगतिशील यानी निरंतर आगे बढ़ते रहना, एक नई नई रचनाओं का, नई नई विधाओं का वो प्रयोग करते जाते हैं, एक नई लिखित एक कविता में एक नई रचना का प्रगति करते जाते हैं, अर्थात प्रगतिशील जनवादी कवि कहा गया है। नागा अर्जुन को कैसा कवि माना जाता है? प्रगतिशील जनवादी कवि कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया है? दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? अगर आपने दंतुरित मुस्कान बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि इस दंतुरित मुस्कान में पूरा का पूरा कविता में किसके बारे में जिक्र किया गया है, किनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। दांतों की मुस्कान के लिए, कवि के शिशु की मुस्कान के लिए, स्वयं कवि के लिए, या कवि की प्रेयसी के लिए। अब जो कवि की प्रेमिका है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं, स्वयं कवि तो अपना करेंगे नहीं, और दांतों की मुस्कान की बात हो नहीं रही है। तो राइट आंसर जो मेरा बच रहा है वो बी है, कवि के शिशु की मुस्कान के बारे में बात हो रही है, जिक्र हो रही है। तो जो इस दंतुरित मुस्कान कविता में है, कवि के बच्चे की जिक्र हो रही है, उनके मुस्कान की बात हो रही है कि बिना दांत वाले मुस्कान एक अलग ही मुस्कान होती है। एक बच्चे देखते हैं ना कि आप, छोटा बच्चा होता, दांत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर मुस्कुराता है तो हमें एक अलग खुशी होती है कि नहीं? चलो, अलग खुशी होती है। अर्थात दंतुरित मुस्कान में अगर किसी की बात की गई है तो वो कवि के शिशु की मुस्कान के बारे में जिक्र किया गया है। दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? मैंने गुण के बारे में पढ़ाया था, शक्ति के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, याद करो। तो यहाँ पे गुण के बारे में पूछा जा रहा है।
कौन सा गुण निहित है इसमें? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य और प्रसाद दोनों है। तो यहाँ पर जो आपका दंतुरित मुस्कान है, इससे पता चलता है कि खुशी के बारे में जिक्र हो रही है। यहाँ पर उनके खुशी के बारे में, उनके मुस्कान के बारे में जिक्र हो रही है, तो उनका गुण भी क्या होगा? माधुर्य एवं मीठा, है ना, माधुर्य एवं प्रसाद गुण के बारे में चर्चा हो रही है। अर्थात दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण होगा? माधुर्य एवं प्रसाद गुण होगा। राइट आंसर डी इज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? देखिए अगला प्रश्न तुरंत आ गया, रस वाला। अगले वाला गुण था, और एक पिछला प्रश्न पढ़ा किसके बारे में? शक्ति के बारे में। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा कौन सा रस है। यहां पर देखिए आपको रस से पूछ सकता है, गुण पूछ सकता है, शक्ति पूछ सकता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, रस वाला, गुण वाला और शक्ति वाला। तो यहाँ पर देखिए दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? पहला श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस और यहाँ पर डी वात्सल्य रस। यहाँ पर श्रृंगार की बात हो नहीं रही है, भक्ति का बात हो नहीं रही है, शांत रस की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर वात्सल्य रस की बात हो रही है। अर्थात जो गुण होगा दंतुरित मुस्कान कविता में, जो रस निहित है, वो वात्सल्य रस निहित है। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे का शरीर कैसा है? बच्चे का शरीर कैसा है? ऑप्शंस, नंबर 1 धूल धूसरित, आभूषणों से सजा हुआ, पीतांबर युक्त, सूर्य की आभा से युक्त। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे का शरीर के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे का शरीर धूल में खेलने का मजा ही कुछ अलग होता है, और वो धूल में खेलेगा ही खेलेगा। आप उनको घर में बंद करके रखो, फिर भी वो घर में कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेगा और फिर अपना मजा ले लेगा वो। अब देखिए जो बच्चा है उनका शरीर आभूषणों से तो सजा रहता नहीं है, पूरा गहना वहना ये वो लटका के तो रहता नहीं है। पीतांबर पूरा कपड़ा धपड़ा एकदम हीरो बन के तो सूर्य की आभा से युक्त तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे का शरीर होगा वह धूल धूसरित होगा, मिट्टी के कण बालू वगैरह में लथपथ रहते हैं, मौज में रहते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, धूल धूसरित। चलिए अगला, कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? देखिए, अपनी झोपड़ी के लिए, शिशु के हाथों के लिए, शिशु के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कमल का प्रयोग किसके लिए? बताइए। चलिए, झोपड़ी के लिए कमल का प्रयोग करेगा नहीं, है ना। चलिए, कमल का प्रयोग, है ना, कमल का प्रयोग झोपड़ी के लिए नहीं, शिशु के हाथों के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। शिशु के लिए, किसी का घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उस घर में खुशी का माहौल 7वें आसमान में होता है। एक अलग खुशी का माहौल होता है कि चलो कीचड़ में जो खिलना था वो हमारे घर पे खिल चुका है कि नहीं। जो कमल तालाब में खिलता है वो कमल आज हमारे घर पे खेल रहा है। अर्थात शिशु के लिए यहाँ पर कमल का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर इज सी, शिशु के लिए। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? यह दंतुरित मुस्कान कविता को अगर आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो उसमें जिक्र है। जिक्र क्या है? अब आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा ना। चलिए देखते हैं। मल्लिका के फूल झरने लगे, शेफालिका के फूल झरने लगे, कमल के फूल झरने लगे, या गुलाब के फूल महक उठे। उसमें जिक्र है कि बच्चे ने जब उसको स्पर्श किया, छुआ, तो क्या हुआ? कौन से फूल थे भाई कि झड़ने लगे? देखिए यहाँ मल्लिका के फूल हैं,
शेफालिका के फूल हैं, कमल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिका के फूल झरने लगे। क्या होगा? मल्लिका के फूल झरने लगे। शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही है? शिशु की मुस्कान कवि को कैसे लग रही है? परेशान करने वाला। शिशु की मुस्कान कैसे लग रही है? परेशान करने वाली, मोहक, डरावनी, व्यंग युक्त। अब शिशु की मुस्कान जो होती है, होगा नहीं, डरावनी तो होगी नहीं। आपको बच्चे डराता थोड़ी है कि भाई डर लो, डरा रहा हूं। उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं, वो बस चवन्नी मुस्कान मारते जाता है और हम लोग अठन्नी वाला हंसते हैं, है कि नहीं? वो भी रुपया वाला चल जाते हैं, इतना मुस्कान उसका मोहक होता है। व्यंग तो होता नहीं है कि आपके बारे में कुछ बोल दिया या कानाफूसी कर दी। बच्चे में ये सारा गुण नजर नहीं आता। अर्थात बच्चे की जो मुस्कान होगा, कवि को कैसा लग रहा था? मोहक, सौंदर्य, आकर्षित करने वाला, है ना? चलिए अगला। शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? अब बताइए, ये घूमते घूमते उसी फूल पर आ गया जो बोर्ड पर दिख रहा था। यहां पर आंख बंद करके मार सकते हो, है कि नहीं? कमल। चलो इसको तो मैं ऐसे ही पार करता हूं। कमल। शिशु के अंग कैसे होते हैं? ये भी प्रश्न सोचिए एक प्रकार से रिपीट है, सिर्फ इनको घुमाया गया है ताकि आप घूम जाओ, और मुझे पता है आपको मैं घूमने दूंगा नहीं। ओके, तो देखिए शिशु के अंग कैसे हैं? स्वच्छ, अस्वच्छ, धूल में सने हुए, बदसूरत। आप ही बता दो। धूल में सने हुए। क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको घुमा दिया गया, है ना? धूल धूसरित, अर्थात यहां पर धूल से सने हुए। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूल में सने हुए। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला। कठिन पाषाण का क्या अर्थ है? अब देखिए यहां पर ये भी VVI क्वेश्चन है, और यहां पर बच्चे सोचते कि चलो मैं तो मार दिया, सही है, 100% सही है, लेकिन हाथी के दांत देखने के कुछ और खाने के कुछ और। आपको हाथी का दांत दिखाई होगा बाहर में, ये भैया दिखाने के लिए, है ना? खाने वाला कहाँ? अंदर में। सोचो ये मेरा हाथी है ना? और एक दांत यहां निकला हुआ रहता है ऐसे, खाने के दांत इधर रहता है भीतर में, है कि नहीं? तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो देखिए, चलिए यहां पे कहने का अर्थ ये है कि कठिन, पाषाण। अब कुछ होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, तोड़ के तुरंत बैठाते हैं, भैया कठिन मतलब कठोर, कठोर, और भैया पाषाण मतलब पत्थर। मार के आ जाते हैं बाबू साहब, कठोर पत्थर, क्योंकि कठिन का अर्थ होता है कठोर और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। मार के आ जाते हैं, और 100% सही है। ये दोस्तों को बोलते हैं अरे भाई यही होगा, हमने पढ़ा था कि कठिन मतलब होता है कठोर और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ये सोच के राइट आंसर ए मार के चले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कविता के अनुसार उसका अलग अर्थ होता है। क्या होता है देखिए, डरावना पर्वत, हिमालय पर्वत, कठोर हृदय वाला। अगर आपने कविता पढ़ी हो गया, उनका भावार्थ को समझा होगा, उनका अर्थ को अच्छे से समझा होगा, तो आपको पता होगा कि कठोर हृदय वाला को ही यहाँ पर कठिन पाषाण का अर्थ माना गया है, और यही होगा कि कठोर हृदय वाला एक कठोर पाषाण के समान होता है। पाषाण अर्थात कठोर पत्थर के समान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शिशु एकटक कवि की ओर क्यों देख रहा है? सबसे पहले आज का जब सेशन स्टार्ट कर रहा था, मैं आपको बताया कि जब आप बहुत दिन बाद घर से आते हो या बाहर से आते हो, घर में बच्चे से आप कभी मिले नहीं,
तो बच्चे का जो भाव होता है वो क्या होता है। आपको मैंने सेशन स्टार्ट जब हुई सबसे पहले इसी बात पर चर्चा किया, क्या कि वह अबोध है, वह कवि को पहचानना चाह रहा है, शिशु इसी प्रकार दिखता है, या कवि की शक्ल डरावनी है। क्या है बताइए। वह अबोध तो है ही, यहां पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, वह कवि को पहचानना चाह रहा है। भाई ये कौन सा ग्रह से आ गया, कौन है ये, कहीं मंगल ग्रह का छोटू तो नहीं है कि नहीं। तो वो उनको पहचानने का कोशिश करता है बच्चा कि भाई इससे पहले तो मिला नहीं, है कि नहीं। तो उसको एक टक देखे हुए रहता है कि कौन है कि नहीं, कि कौन है भाई, कौन बंदा आ गया अचानक, ये कौन है, फैमिली में तो ये नहीं था, ये कहां से आ गया। अर्थात शिशु जो है एक टक कवि की ओर क्यों देख रहा था, क्योंकि शिशु जो है उसको पहचानना चाह रहा था। राइट आंसर बी, वह कवि को पहचानना चाह रहा था। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का अर्थ क्या है। गात शब्द का अर्थ यहां पर देखिए दिया हुआ है, शरीर, कमल, गाना, गति। ये तो मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट करना आप, फिर मुझे पता चलेगा, मैं अगले आंसर दूंगा अगले सेशन में कि क्या होगा। चलो अभी कमेंट कर दो, मैं देखता हूं कौन कौन सही कर रहा है। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट करो फटाफट। गुड, परसेंटेज बच्चा मेरा सही दिशा में जा रहा है कि राइट आंसर इज ए, शरीर। गात का अर्थ होता है शरीर, हो सके कहीं पर गात्र भी दे दे, इसका अर्थ होता है अंग, देह, तन, शरीर, है ना। ये सभी इनके पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां गात का अर्थ हो जाएगा आपका शरीर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा, और जो बीच बीच में मैं जो आपको VBI क्वेश्चन लिखवा रहा था, बता रहा था कि ये आप कर लोगे तो 100% ये एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को आप अगर करके जाते हैं, हर एक चैप्टर वाइज में आपको करवा ही रहा हूं, तो आशा है कि आप सारे चैप्टर वाइज MCQ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न को आप करके जाते हो, तो आपके जो नंबर है वो पक्के हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास भी हो सकोगे। यहाँ तक कि अगर आप हर एक सेशन में एंड तक बने रहेंगे, VBI क्वेश्चन को आप करेंगे, तो मैं आपको पक्का वादा दिलाता हूँ कि एक अच्छे नंबर से ही नहीं बल्कि टॉपर की भांति एक अच्छे रैंक लाओगे। चलिए आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।